सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल पे। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है और कई बार इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी, और जनरली इस टॉपिक में बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या। तो भाई ये माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आपने अपने बगल में पेन पेपर रखा है तो प्लीज़ इसको लिखते जाइएगा, क्योंकि तभी किसी भी क्लास का आपको फ़ायदा होगा जब आप ऑनलाइन इस क्लास को ले रहे हो, जब आप नोट्स बना रहे हो। वरना सिर्फ देखोगे तो देखते रह जाओगे। यूट्यूब में बहुत कुछ है, पर आप जब तक सीरियसनेस नहीं दिखाओगे थोड़ी सी, तब तक काम नहीं चलेगा। एक अलग से नोट्स बना लेना बायोलॉजी की, चाहे आप जिस भी चैनल से पढ़ें, लेकिन आप उसमें लिखने की आदत डालें। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स। अब ये पॉलन मदर सेल्स क्या होते हैं, इनको जानना होगा, है ना। और जब भी पॉलन मदर सेल्स की बात आती है तो एक और टर्म से जुड़ा आता है, स्पोरोजेनस टिश्यूज़। तो आखिरकार ये स्पोरोजेनस टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ से ये स्पोरोजेनस टिश्यूज़ से पॉलन मदर सेल्स बनते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है जिससे ये बनते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस होता है सिंपल मियोसिस का। और यही रीज़न है कि जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन यानी उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखना है, जैसे कि माइक्रोस्पोर्स हैं जिनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। और माइक्रोस्पोर्स कहाँ से आए, तो हमने कहा माइक्रोस्पोर्स आए हैं पॉलन मदर सेल से, PMC, पॉलन मदर सेल्स। और ये पॉलन मदर सेल्स कहाँ से बने थे, तो हमने कहा एंथर में स्पोरोजेनस टिश्यूज थे। और यही स्पोरोजेनस टिश्यूज बेसिकली पॉलन मदर सेल्स बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। किस प्रोसेस से बनेगा ये, मियोसिस से। और मियोसिस आपको पता है कि एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो डेफिनेटली अगर ये एक डिप्लॉयड सेट का क्रोमोसोम रखते होंगे अपने पास, तो पॉलन मदर सेल्स जो बन के रेडी होंगे ये हैप्लॉयड सेट के क्रोमोसोम्स अपने पास रखेंगे। तो डेफिनेटली माइक्रोस्पोर्स के पास जो आ रहे होंगे ये हैप्लॉयड बन चुके होंगे। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेज पे जो ये सेल्स हैं वो कौन सी प्लॉयडी लेवल के होते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्पोर्स एक हैप्लॉयड सेल है, जबकि अगर स्पोरोजेनस टिश्यूज की बात की जाए तो वो एक डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है। उनकी जो अपनी प्लॉयडी लेवल है वो डिप्लॉयड है। चलिए आगे देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कहाँ से हम शुरुआत करें। तो समझिएगा, बेसिकली जो सबसे सिंपल पार्ट है वो है स्टामेन। फ्लावर के जो स्टामेन होते हैं, आपने देखा होगा, जो एंथर और फिलामेंट से मिलके बनते हैं। ये स्टामेन बेसिकली आपको बहुत सारे अगर गुच्छे में हो तो हम इन्हीं को कह देते हैं एंड्रोसियम, राइट। और एंड्रोशियम बेसिकली अगर आप समझें, जहां से सबसे पहले इस पूरे के पूरे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की शुरुआत होती है। अब यही रीजन है कि इस स्टामेन का ये जो पार्ट है, जो फंक्शनल पार्ट है, जिसे हम एंथर भी कहते हैं, जो कि कायदे से देखा जाए तो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत सारे डायग्राम्स आपने देखे होंगे इसके। तो मुझे नीचे के स्टॉक से मतलब नहीं है, जो ये एंथर है बेसिकली, इस एंथर को ही बेसिकली कई बार हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। अब याद रखिएगा, जब भी किसी टर्म में जीएम लगता हो, ठीक है, स्पोरेंजियम, सॉरी, किसी भी टर्म में अगर स्पोरेंजियम जीएम टर्म आता है ना, तो याद रखिएगा वो एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा, जहां पे किसी चीज को स्टोर किया जा रहा है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को। अब ये कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आपने सुना होगा जिम्नेजियम, जहां लोग जाकर के बेसिकली कसरत वगैरह करते हैं, या फिर सिंपोजियम, म्यूजियम, जहां आर्टिफैक्ट्स को रखा जाता है। हर जगह आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ स्टोर किया जाता है। तो इसी तरह माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ भी स्टोर किया जाएगा। कौन सी पार्टिकुलर चीज होगी जो स्टोर किया जाएगा, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर्स का एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में, एक लेमैन की भाषा में एंथर कहते हैं, ठीक है। टेक्निकली अगर हम इसे कहें तो इट इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। चलिए, तो यहां तक हमने बात समझ ली है कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो एंथर है बेसिकली यही है जहां से हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शुरू होता है। अब ये शुरू कैसे होता है तो समझिएगा,
बेसिकली जो एंथर में मैंने आपको दो पार्ट दिखाए थे एंथर के, बाइलोब्ड पार्ट, ये बाहर से तो बाइलोब्ड लगते हैं, पर अगर इन्हें अंदर से देखा जाए, अगर इनका हम ट्रांसेक्शन लेते हैं, मान लीजिए अगर मैंने इसे काट दिया और इसका अगर हमने सेक्शन लिया है तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कायदे से अगर हमने देखने की कोशिश की तो हमें इसके अंदर भी दो कंपार्टमेंट दिखेंगे, और यही रीज़न है कि दोनों ही लोब में, जैसे मैंने एक लोब वो बनाया और दूसरा लोब मैंने ये बनाने की कोशिश की, तो समझिएगा दोनों ही लोब में बेसिकली एक छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिख रहा है, यानी बीचों बीच इसके भी एक सेगमेंटेशन होती है, और इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं थीका। ठीक है, और यही रीज़न है कि चूंकि दो थीका है तो हमने इसे डाइथीकस स्ट्रक्चर कहा है। ठीक है, तो एंथर के हर एक लोब को हम डाइथीकस कह सकते हैं क्योंकि इसमें दो थीका होते हैं या दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये टोटल अगर देखा जाए तो 4 साइड्स बनाएंगे क्योंकि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया, आप आराम से देख सकते हैं इस चीज को, और इन चारों में माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर्स पे बेसिकली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, हर एक लोब के कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं जो आगे जाकर के पॉलन सैक बनाते हैं, और उसी पॉलन सैक से हमें पॉलन ग्रेन मिलता है। कुछ इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये जो है ना स्पोरेंजेनस टिश्यू, ये देखो स्पोरोजेनस टिश्यू जो बनता है बेसिकली यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ठीक है, यहीं पे मियोसिस होगा, और मियोसिस होता होता यही स्पोरोजेनस टिश्यू बेसिकली क्या करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे के सारे स्पोरोजेनस टिश्यूज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट होंगे, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फाइनली जाकर के मेच्योर करेंगे, और मेच्योर करके क्या बन जाते हैं, तो एक पॉलन सैक का फॉर्मेशन होते हुए पॉलन ग्रेन बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आइए इस बात को समझते हैं कि कैसे बेसिकली ये पूरा का पूरा एंथर होता है जो पॉलन सैक में कन्वर्ट होता है, और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन बनने लगते हैं। बेसिकली समझिए ये एक इमेच्योर्ड स्टेज है। जैसे ही इसी में मैच्योरिटी आएगी तो ये पूरा का पूरा जो बाहर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जैसे एपिडर्मिस है या एंडोथेशियम है, बेसिकली ये सब क्या करेंगे, ये सब एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ये पहले से भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, ये बाद में जाके एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, और अंदर का जो ये लेयर है, मिडिल लेयर के अंदर के लेयर्स जैसे टेपेटम, ये प्योरली न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। ठीक है, ये न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, और इसका काम होता है अपने अंदर के सेल्स को, जो बेसिकली डेवलपिंग सेल्स हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो अंदर के सेल्स मैच्योर्ड होते जाएंगे, आप देखोगे कि वो पूरे के पूरे एक पॉलन सैक में डेवलप होना शुरू हो गए। ठीक है, और उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड एज ए टेट्राड। मोस्ट प्रोबेबली ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एंथर मैच्योर करेगा, देखो अब यही एंथर है, जैसे ये मैच्योर करेगा यहीं से ये टूट जाएगा, टूटना शुरू करेगा, और टूट टूट के इसके अंदर से पॉलन ग्रेन निकलने शुरू हो जाएंगे, और बाहर निकल के ये रिलीज हो जाएंगे, यानी एटमॉस्फेयर में फैलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। अब इस पॉलन ग्रेन को अगर देखा जाए तो पॉलन ग्रेन के भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। कायदे से देखा जाए तो पॉलन ग्रेन भी दो डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर में बटा होता है। एक आउटर स्ट्रक्चर होता है इसका, बड़ा ही खुरदुरा सा, और इसे हम कहते हैं एक्साइन। याद रखिएगा, इसमें हल्की सी गैप होती है बीच में, और इस स्ट्रक्चर को हम एक्साइन कहते हैं। बड़ा ही टफ स्ट्रक्चर है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है ये, और आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं हुआ जो बेसिकली इस स्ट्रक्चर को तोड़ सके या डिग्रेड कर सके। बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और यही रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे हमें पॉलन के फॉसिलाइज्ड फॉर्म्स मिले हैं आज भी, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल इंटैक्ट हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली उनके ऊपर किसी भी एंजाइम का असर नहीं हुआ। आइए अब बात करते हैं इसके अंदर के लेयर्स की, जो है एंटाइन। अब एंटाइन बेसिकली सिंपली सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है, और इस कारण से रिलेटिवली थोड़ा सॉफ्टर होता है, और यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो सकती है, और यहीं पे वो एरिया है जहाँ से बेसिकली एक पॉलन ग्रेन अपने गैमेट्स को रखता है। ठीक है, और अब ये जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है बच्चों, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन भी दो डिफरेंट सेल्स में डिवाइडेड होता है। एक सेल जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और दूसरा जेनरेटिव सेल।
जो वेजिटेटिव सेल होते हैं जनरली वो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन में क्या हम बात कह सकते हैं। तो जो बड़े सेल हैं वो वेजिटेटिव सेल हैं और जो छोटे सेल हैं, स्मॉलर सेल्स हैं, वो जनरेटिव सेल्स हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म को भी अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म याद रखिएगा यहाँ पे वैक्यूल्स ज्यादा है, यानी साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होंगे, ठीक है। बड़े बड़े वैक्यूल पाए जा रहे होंगे, यानी डेंसिटी काफी कम होगी यहाँ पे साइटोप्लाज्म की। यहाँ पे रिजर्व फूड्स रहते हैं काफी सारे, क्योंकि बेसिकली ये वेजिटेटिव सेल है तो ये न्यूट्रिटिव नेचर का होगा। ये बेसिकली इस जनरेटिव सेल के लिए खाना बचा के रखेगा, स्टार्च होगा, फैट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ये सारे खाने बेसिकली इस साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है। जबकि जब मैं जनरेटिव सेल की बात करूंगा तो जनरेटिव सेल में सिर्फ और सिर्फ 2-4 चीजें दिखेंगी। एक तो जनरेटिव सेल है, याद रखना जनरेटिव सेल का काम होगा आगे वाले जनरेशन को बनाना है, दैट मीन्स इसमें बहुत ज्यादा डिवीजन का काम होने वाला है, इसलिए साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस, ठीक है। और साथ ही साथ न्यूक्लियाई कैसा होगा, बिल्कुल प्रोमिनेंट। और ये माइटोटिकली डिवाइड करता है और 2 नॉन मोटाइल मेन गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। याद कीजिए जब हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन में आप देखते हो कि 2 बेसिकली मेल गैमेट्स आते हैं, एक जो एंडोस्पर्म को फर्टिलाइज करता है और दूसरा जो हमारे एग सेल को फर्टिलाइज करता है। तो वो दोनों जर्म सेल्स कहाँ से निकल के आते हैं, तो इसी जनरेटिव सेल से निकल के आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली समझ पा रहे होगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो आप टॉपिक पढ़ते हैं बेसिकली वहाँ से आप इसे जोड़ो तो आप ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप चाहो तो देख सकते हो, डबल फर्टिलाइजेशन पे भी एक अलग से टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से इस पे क्लियर हो जाएगा। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर है तो आप समझ पा रहे होगे कि कैसे बेसिकली ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और लगभग 60% एंजियोस्पर्म, देखो ये एनसीईआरटी का एक डेटा है जिसके बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली नीट तक में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, चाहे वो 60% की यहाँ पे बात की गई है या फिर कभी मेजॉरिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा 2 सेल्ड स्टेज होता है जिसपे पॉलन ग्रेन को शेड कर दिया जाता है, यानी प्लांट्स पॉलन ग्रेन को डेइंसेट कर देते हैं, तोड़ के निकाल देते हैं अपने अंदर से। जबकि 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, ये जनरेटिव सेल जो होंगे वो माइटोटिकली डिवाइड होंगे, 2 मेल गैमेट बनाएंगे और पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज पे जाकर के डेहिसेंट होगा, यानी कि फूट के बाहर निकलेगा। तो ध्यान रखना है ज्यादातर में क्या होता है 2 सेल्ड स्टेज, जबकि 40% यानी कम में ऐसा होगा कि 3 सेल्ड स्टेज पे वो रिलीज किया जाए, ठीक है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो, ठीक है। याद रखिएगा पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन में रिच होते हैं और यही रीज़न है कि कई सारे एथलीट्स, इनफैक्ट रेस हॉर्सेज, इन सबों को भी पॉलन ग्रेन सप्लाई की जाती है ताकि उनके अंदर स्टेमिना बनी रहे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के बहुत अच्छे रिच सोर्स होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या था। इन शॉर्ट अगर एक बार हम फिर से रिपीट करें तो कहानी शुरू हुई थी एंथर से, जिसे हमने नाम दिया था माइक्रोस्पोरेंजियम। समझ में आ गया होगा जब मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज जहां पे कुछ स्टोर हो रही है। क्या स्टोर हो रही है, तो माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स कहाँ से बने थे, तो याद करो माइक्रोस्पोर्स बने थे सबसे पहले हमने कहा था एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहाँ से बन रहे थे, तो स्पोरोजेनस टिश्यूज से। जो स्पोरोजेनस टिश्यूज कहाँ पाए जाते थे, बिल्कुल हाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वाले पार्ट, टेपेटम लेयर के अंदर वाले पार्ट में। और यही टिश्यूज थे जो बेसिकली मियोसिस करते थे और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते थे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपको पता है हैप्लॉइड होंगे, जबकि स्पोरोजेनस टिश्यूज कैसे थे, तो मैंने कहा ये डिप्लॉइड थे, ठीक है। ये भी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से बनने वाले माइक्रोस्पोर्स की, तो ये माइक्रोस्पोर्स जो आगे जाकर के पॉलन बनाएंगे, ये पॉलन बेसिकली इट इज अ गैमीटोफाइट। ओके, गैमीट मत कहिएगा इसे। पॉलन के अंदर, गैमीटोफाइट के अंदर फिर डिवीजन होगी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की। और यहां पे ये जो जनरेटिव सेल है बेसिकली ये टूट के 2 गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। तो गैमीट 1 और गैमीट 2, ठीक है। तो गैमीट्स यहां बने हैं प्लांट में। तो याद रखिएगा प्लांट में ना एक
एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट जो एनिमल्स में नहीं दिखते, ठीक है, जो है पॉलन, ठीक है। तो ये एनिमल्स में नहीं होते, तो इस कारण से प्लांट्स थोड़े से स्पेशल हो जाते हैं और यही वो टॉपिक है, यहीं पे वो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे अटकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये नीट के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है और ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो कहीं भी आपको जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाएगी तो आपसे ये पूछा जा सकता है।